हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ी सी आज गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई? मैं यहां से लाइव क्लास स्टार्ट कर दी और गो लाइव करना भूल गया और मैंने 22 मिनट पढ़ा लिया। मेरे भाई, मैं फिक्स 8 बजे क्लास चालू कर दी थी, 1 मिनट लेट नहीं हुआ था, पर यहां से गो लाइव करना भूल गया। पर मुझे पता लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 22 बच्चे लाइव आ रहे हैं। मिनटों में 100-200 बच्चे लाइव आ जाते हैं। मैं टेंशन में आ गया कि आज ऐसा क्या हो रहा है कि 22 ही बच्चे लाइव हो रहा है। फिर मैंने देखा कि क्लास लाइव ही नहीं हुई है। बिल्कुल आपसे माफी चाहता हूं, मैं यही हूं। एकदम सही समय पे मैंने क्लास स्टार्ट कर दी और पता है कितने क्वेश्चन पढ़ा दिए? 8 क्वेश्चन पढ़ा दिए थे मैंने। तो आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। मैं कहीं नहीं गया, कोई नेटवर्क में कोई कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बाकी का बस थोड़ी सी मेरी गलती की वजह से वो लाइव नहीं कर पाया था, माफी चाहता हूं इसके लिए। अब आइए जल्दी से एक बार भैया वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। प्रीति आ रही है सीमा सुरक्षा बल जैसलमेर से, अर्जुन और अभिषेक, पुष्पेंद्र भाई, सबको मेरा नमस्कार। राजवीर, जल्दी से एक बार सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि क्लास 25 मिनट लेट हो चुकी है। इसका मतलब जो बच्चों ने ऐसे सोचा है क्लास नहीं होगी नहीं होगी क्लास नहीं होगी, तो प्लीज माफी चाहूंगा। एक बार जितने भी भाई लाइव है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और जल्दी से जोड़ लो अपने सभी मित्रों को। बिल्कुल सॉरी भाई, इसके लिए माफी चाहूंगा। दोस्तों, आज हम पेपर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं और आपको पता चल चुका होगा कि कल से हमने टेक्नीशियन के पेपर स्टार्ट कर दिए हैं। पहले 15 पेपर लोको पायलट के करा दिए थे और अब टेक्नीशियन के पेपर चल रहे हैं। तो ये है टेक्नीशियन 2022 का पेपर नंबर 2। टेक्नीशियन का ये दूसरा पेपर है और मैं जल्दी से इसको स्टार्ट कर रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई भाई चैनल पे नया है तो मेरा ये साइंस का कंप्लीट बैच है, रिकॉर्डेड। 299 रुपए में आप पूरा साइंस पढ़ सकते हो। 1 साल की वैलिडिटी है दोस्तों। जी हां, इसमें पूरा एनसीईआरटी मैंने पढ़ाया है, 100% एनसीईआरटी। ये मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री का हाथ से लिखा हुआ किताब है, जिसको आप ऑर्डर कर सकते हो। ये बायोलॉजी का हाथ से लिखा हुआ किताब है, जिसको आप हमारे डाबरा क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। बाकी का ये आज का रहा पेपर। दोस्तों, आज हम टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 20/12/2024 थर्ड शिफ्ट का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा टेक्नीशियन का पेपर नंबर 2 होगा। ये टेक्नीशियन का पेपर नंबर 2 है। थैंक यू सभी भाइयों को और चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों। चलिए, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। थोड़ा सा एक बार शेयर कर दूं, क्योंकि थोड़ी सी क्लास लेट हो गई थी। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है, एकदम सीधा है, कोई जल्दबाजी नहीं है। किसी परिपथ में से 2 मिनट में से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की कुल मात्रा 1200 कूलाम है, तो उसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात करनी है। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है दोस्तों। हमें क्वेश्चन में समय का मान 2 मिनट दे रखा है। भैया समय को सेकंड में बदल लेना, समय को सेकंड में बदल लेना, समय को सेकंड में बदल लेना। इसके बाद आवेश की जो मात्रा दे रखी है वो 1200 कूलाम दे रखी है। धारा ज्ञात करनी है, विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T। एकदम सीधा क्वेश्चन है। आवेश का मान 1200, समय सेकंड में ले लेना। भाइयों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 10 एम्पियर। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 10 एम्पियर। बहुत बढ़िया, सीधा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता है विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T होता है। मात्रक देखो, कूलाम प्रति सेकंड। भैया, इसका मात्रा, आवेश का मात्रा कूलाम है, समय को सेकंड में लेना पड़ता है,
कूलाम प्रति सेकंड को ही हम एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। इसको हम मिली एम्पियर में भी माप सकते हैं, इसको हम माइक्रो एम्पियर में भी माप सकते हैं। 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की पावर -3 एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की पावर -6 एम्पियर होता है दोस्तों। धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर है और हम इसको मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में भी माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए समय अंतराल में आरंभिक वेग u, अंतिम वेग v वाले कण का औसत वेग क्या होगा? एवरेज निकालना है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी यहां पर ज्ञात करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, औसत निकालने के लिए आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो यहां पर आप प्रारंभिक वेग ले लो, अंतिम वेग ले लो और इसमें 2 का भाग लगाइए, तो ही औसत वेग या औसत चाल इसी तरह से निकाली जाती है। तो ये है हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। औसत वेग निकालने का फॉर्मूला है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, 2 का भाग दे दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी का प्रारंभिक वेग 10 है, अंतिम वेग उसका 20 है, 2 का भाग दे देते हैं तो एवरेज जो है वो 15 जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड इसका औसत वेलोसिटी आ जाएगी। औसत वेलोसिटी इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 40 क्वेश्चन है भैया, पूरे 40 क्वेश्चन है, धैर्य बनाए रखिए, मौका है और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन वृक्क को मूत्राशय से जोड़ने का काम करती है? किडनी को मूत्राशय से कौन जोड़ता है? आराम से समझ लीजिए दोस्तों, ये हमारी किडनी है, ये हमारी किडनी है, किडनी को ये हमारा मूत्राशय होता है दोस्तों, ये हमारा मूत्राशय होता है। तो किडनी को मूत्राशय से जोड़ने वाली जो नली होती है इसको हम यूरेटर या मूत्र वाहिनी कहते हैं, इसको हम यूरेटर या मूत्र वाहिनी कहते हैं, इसको हम मूत्र वाहिनी या यूरेटर कहते हैं दोस्तों, यूरेटर है। ये किडनी है, ये यूरेटर है, ये आपका मूत्राशय है, मूत्राशय है और ये है मूत्र मार्ग, ये है मूत्र मार्ग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक सीधा क्वेश्चन है। सब कुछ ठीक है भैया, आवाज वगैरह ठीक है? प्रेम भाई, इंजीनियर राज मीणा जी अलवर से, आवाज वगैरह ठीक है भाई? संजय बसराम सैनी जी, मूवी नेट सर, मेरा नेम पंडित है। प्रभात, हाँ प्रभात, ठीक है। सबको मेरा नमस्कार भाई, जल्दी से जुड़ जाइए, जैसलमेर से, बाड़मेर से, धौलपुर, राजस्थान से, जहां से भी है आप, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। सीधा क्वेश्चन है, अधात्विक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था कैसी होती है? दोस्तों एकदम सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल समय खराब मत करिए। एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमीन। अगर धातु पूछता तो मरकरी या पारा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5, छोटी आंत में अंकुर को बोलते हैं ब्लाई, BILLI। छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं, हमारी छोटी आंत के अंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारी छोटी आंत में ऐसे उंगली जैसे उभार प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें रसांकुर कहा जाता है दोस्तों। इनको हम रसांकुर कहते हैं और इनके ऊपर, ये तो है ब्लाई, ब्लाई के ऊपर ये होते हैं माइक्रोब्लाई, ये है माइक्रोब्लाई, ये है माइक्रोब्लाई। अरे विद्यार्थियों, इनका काम क्या है? रसांकुर का क्या काम है? इस ब्लाई का क्या काम है? BILLI, ब्लाई का काम है दोस्तों, जब भोजन यहां से निकलता है तो इसका मेन काम है
भोजन का अपशोषण क्षेत्र बढ़ाना। इसका जो मेन काम है वो है भोजन का अपशोषण क्षेत्र बढ़ाना। इसका जो मेन काम है वो है भोजन का अपशोषण क्षेत्र बढ़ाना। प्यारे विद्यार्थियों, लगभग 10 गुना जब भोजन यहां से गुजरता है तो नॉर्मल में ये ऐसी रहती है। जब भोजन यहां से गुजरता है ना तो ये फैल के चौड़ी हो जाती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा भोजन को अपशोषित किया जा सके। ज्यादा से ज्यादा भोजन को अपशोषित किया जा सके तो भोजन का अपशोषण क्षेत्र बढ़ाने का काम इन रसांकुरों का है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं, छोटी आंत, छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। छोटी आंत के 3 मुख्य भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। प्यारे विद्यार्थियों, छोटी आंत के अंदर भोजन का सबसे ज्यादा पाचन होता है और भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण भी छोटी आंत के अंदर होता है। दोस्तों भैया आपको बता दूं, आज ग्रुप डी पर सुनवाई नहीं हुई है। दोस्तों आज शनिवार था, कोर्ट बंद रहता है, आज सुनवाई कैसे होगी? जी हां, उसका अपडेट आ चुका है। ग्रुप डी की जो सुनवाई है वो सोमवार के दिन होगी, तो प्लीज आप सोमवार तक धैर्य बनाए रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़ के देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार चेक करिए। हाँ दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर 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 जैव निम्नीकरणीय पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है जो लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है या पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचाता है? सीधा क्वेश्चन है दोस्तों। दो चीज है, एक तो होता है जैव निम्नीकरण। देखिए एक बार साहब आराम से सुनो तो सही मेरी बात को। एक तो होता है जैव निम्नीकरण, ऐसे पदार्थ जिनका अपघटन हो जाता है और कुछ समय बाद मिट्टी में मिल जाते हैं। जैसे अपने छिलके हैं, सब्जी के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, वो जैव निम्नीकरण में आते हैं क्योंकि वो मिट्टी में मिल जाएंगे। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो लंबे समय तक मिट्टी में मिलते ही नहीं है, जिनका अपघटन ही नहीं होता है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों तो ऐसे में देखो, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी, पौधे की पत्तियां मिट्टी में मिल जाती है, कागज मिट्टी में मिल जाता है। आंसर होगा प्लास्टिक से बनी हुई सामग्रियां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकृति में हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? प्रकृति में हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? समस्थानिक को मेरे भाई आइसोटॉप भी बोल दिया करो। आइसोटॉप। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1s1, 1s2 और 1s3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है, ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। ड्यूटेरियम का यूज करते हैं परमाणु भट्टी में, मंदक के रूप में इसका यूज किया जाता है। प्रोटियम प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का समस्थानिक 1s1 है। दोस्तों समस्थानिक का मतलब है जहां परमाणु क्रमांक समान होता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। समस्थानिक का मतलब है जहां परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा समस्थानिक पोलोनियम के होते हैं। सबसे ज्यादा जो समस्थानिक होते हैं वो पोलोनियम के होते हैं। सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके होते हैं? पोलोनियम के। 27 समस्थानिक बताए जाते हैं। दोस्तों एक और क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक संगठन क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, धावन सोडा को हम ऐसे लिखते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु, 10 जल के अणु। भाई थोड़ा अच्छे से समझ के लिख लेना इस फॉर्मूले को। ये धावन सोडा का सही सूत्र है, ये सोडियम सल्फेट है भाई, ये सोडियम सल्फेट है। धावन सोडा के अंदर सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु। अगला क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। इसमें आपको मैं पहले एक बार इसको पढ़ो, इसमें थोड़ा आंसर मैं सही कर देता हूं। हाँ, एक बार आप पढ़िए इसको। अब पढ़ो, अब पढ़ो। प्यारे विद्यार्थियों, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार वाला क्वेश्चन। बड़ा है लेकिन आराम से हो जाएगा। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, गोलीय दर्पण की बात हो रही है। गोलीय दर्पण की बात हो रही है दोस्तों, तो ये इसका पोल है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पे वक्रता केंद्र सी है, और इस मुख्य अक्ष पे आपको मुख्य फोकस भी दिखाई देगा। आप एक बार चीजों को पढ़िए। गोलीय दर्पण की बात हो रही है, यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। फोकस, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की बात हो रही है भाइयों। प्लीज एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। मुख्य फोकस की बात यहां हो रही है। तो पहला कथन, मुख्य फोकस यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, सही है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मुख्य फोकस होता है ना, ये इस अक्ष पे होता है। जी हां, इस अक्ष पे होता है, इस अक्ष पे होता है। ये कथन सही है। दूसरा, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो ही नहीं सकती। मुख्य अक्ष के समांतर हो ही नहीं सकती। मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की जो किरण है वो आके टकराती है। ऐसे प्रकाश आके फोकस से गुजरेगा, प्रकाश आके फोकस से गुजरता है, प्रकाश आके फोकस से गुजरेगा। परावर्तन के बाद प्रकाश फोकस से गुजरता है, ये सही है। तो इस क्वेश्चन में वी ऑप्शन टिक करेंगे। केवल गलत पूछ रहा है भाई, गलत पूछ रहा है, इसमें गलत पूछ रहा है दोस्तों। देखिए ये क्या कह रहा है, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित आपतित किरण थोड़ी होती है। परावर्तन के बाद तो फिर टकरा के जा रही है तो वो तो परावर्तित किरण बोली जाएगी। आराम से समझो। पहले जब कोई प्रकाश की किरण टकरा के जा रही है तो परावर्तित बोलेगी, टकरा के जा रही है तो परावर्तित बोलेगी। इन्होंने क्या कही है, फोकस से गुजरने के बाद आपतित किरण, आपतित नहीं, पहली बात तो टकराने के बाद वो परावर्तित किरण बन जाती है। ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहां मादा प्रजनन भाग के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से बना होता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसको, जैसे आपका जो फ्लावर होता है, इसका ये वाला भाग जो होता है, इसको हम स्त्री केसर बोलते हैं। इसको हम स्त्री केसर बोलते हैं, जिसका सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र होता है, ये वाला भाग वर्तिका होता है, और ये वाला भाग अंडाशय होता है, और अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। और इस वाले भाग को हम या तो इसको जायांग बोल दो, जायांग, या इसको स्त्री केसर बोल दो, स्त्री केसर बोल दो। ये इसका मादा जनन अंग होता है, इसका मादा जनन अंग है। क्वेश्चन नंबर 10, ये इसका स्त्री केसर है, इसका फीमेल पार्ट होता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्लीज कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, ऊपर ध्यान रखना। ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। क्वेश्चन नंबर 11, जी हां, अगर किसी भी भाई को बुक ऑर्डर करना है तो आप हमारे एप्लीकेशन से ऑर्डर कर दीजिए। आपको बता दूं, बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है। बिल्कुल डिलीवरी चार्ज फ्री है, 100% डिलीवरी चार्ज फ्री है दोस्तों। बिल्कुल आप हमारी दोनों किताबें एक साथ ऑर्डर कर सकते हैं, आपको काफी फायदा मिलेगा उसमें। डिलीवरी चार्ज फ्री है, ऑफर चल रहा है। मात्र 600 रुपए के अंदर आप दोनों किताबें ऑर्डर कर सकते हो, मात्र 600 रुपए के अंदर दोनों किताबें। साथ ही इसमें आपका
डिलीवरी चार्ज फ्री है मेरा भाई, डिलीवरी चार्ज लग जाता है उसमें 120 रुपए। तो अगर मैं उसको 500 की कर दूं और 120 रुपए डिलीवरी चार्ज लगा दूं, बात तो वही है। कुछ लोग क्या जैसे किताब की रेट बता देते हैं, भैया दोनों किताब 500 रुपए की है, फिर जब आप उसको मंगाओगे डिलीवरी चार्ज और लग जाएगा 120 रुपए, हो गया 620 रुपए की, है ना। तो वो वाली चीज है, वो आपकी समझदारी है। तो 600 रुपए में डिलीवरी चार्ज ऐड है, बिल्कुल ऑर्डर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है? दोस्तों ऑक्सीकरण का मतलब आराम से समझते होंगे आप, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन। उपचयन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, उसको हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का योग मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का योग कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का योग कॉपर ऑक्साइड, ये वाली जो क्रिया है, सिल्वर क्लोराइड को जब हम प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो सिल्वर और क्लोरीन में ये क्या है, ये प्रकाशीय अपघटन है, ये प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण है। दोस्तों ये प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण है, ये आपका वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये जो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये वियोजन अभिक्रिया है, जहां पर एक चीज दो हिस्सों में टूट रही है, एक चीज दो हिस्सों में टूट रही है, ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ये किसने दी थी चिन्ह परिपाटी? कार्तीय, एक वैज्ञानिक था कार्तीय, कार्तीय की नई चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी और अपतल लेंस की फोकस दूरी पता लगाना है। दोस्तों आपको पता है ये हमारा उत्तल लेंस है और इसका फोकस बिंदु यहां होता है, तो आगे वाली दूरी यहां ओ होता है, ओ प्रकाशीय केंद्र में, तो आगे वाली दूरी प्लस में चलती है और ये होता है हमारा अपतल लेंस। अपतल लेंस का जो फोकस बिंदु होता है ना, वो पीछे की तरफ होता है यहां, ठीक है, ये होता है ओ। तो इधर वाली दूरी किस में चलती है? माइनस में। दोस्तों आपको पता होगा जब कार्तीय चिन्ह परिपाटी आप पढ़ रहे होंगे तो सभी दूरी पोल से मापी जाती है, और प्यारे विद्यार्थियों पोल के इधर वाली दूरी प्लस में चलती है और इधर वाली दूरी माइनस में चलती है। तो पहले उत्तल लेंस है, फोकस दूरी धनात्मक और बाद वाली दूरी ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। डी आंसर एकदम राइट है भाई साहब। ग्रुप डी की सुनवाई सोमवार को होनी है, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 बढ़िया क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हो सकता है कि ये क्वेश्चन का पता नहीं हो दोस्तों, इस क्वेश्चन का पता कुछ लोगों को है और कुछ लोगों को नहीं है। 4 5 6 7 नीचे वॉयलेट, सबसे ऊपर रेड, रेड का विचलन कोण सबसे कम, बैंगनी रंग का विचलन कोण का मान सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों इस बात को बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो न्यूटन ही था, है ना। अब एक छोटी सी बात बताऊं, कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन हमने सुन रखा हो। मेरे भाई 40 क्वेश्चन चल रहे एक पेपर में, तो हो सकता है कि 40 में से अगर 35 क्वेश्चन भी टेक दिए ना, सच बता रहा हूं, आप देख रहे होंगे एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे आप तुक्का मत मारो, क्या हो जाएगा नहीं करोगे तो एक दो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 जब कोई पिंड त्वरणशील नहीं होता है, त्वरणशील नहीं है मतलब उसके एक तो ये कह रहा है कि भाई एक समान वेग में चल रहा है। त्वरण जीरो हो सकता है कब? जब कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो त्वरण जीरो हो सकता है, एक समान चाल। त्वरणशील नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी समय चाल, अरे एक क्वेश्चन फालतू का उठाया है, बाकी इसमें करना ही क्या है। इसमें यार चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल बराबर समय बटे दूरी गलत हो गया,
तो समय बराबर निकाल लो, दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो है ये, इसमें क्या भाषा पढ़ रहे हो आप, चाल बराबर दूरी बटे समय, और यहां पर समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। क्या दिक्कत है, चलो छोड़िए। पेपर में भी सही होंगे यार, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने पढ़ाई को बहुत अच्छे से किया, पेपर में भी क्वेश्चन सही होंगे, टेंशन मत लो आप। दोस्तों, यदि किसी बिंब की स्थिति अवतल दर्पण के बिंब की स्थिति, बिंब मतलब वस्तु की स्थिति, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, अब तो आप यार पलक झपकते ही कर दीजिए इस क्वेश्चन को। ये पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र सी है। दोस्तों वो बोल रहा है वस्तु को यहां रखो, पोल और फोकस के बीच में। स्थिति नंबर 6 की बात हो रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। आराम से जवाब दो। दोस्तों ये स्थिति नंबर 6 की बात हो रही है, जहां पे ये अपवाद है। यहां पे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। आभासी स्थिति नंबर 6। प्यारे विद्यार्थियों, अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होती है, 6 कंडीशन होती है दोस्तों, 6 कंडीशन होती है। नहीं, ये वस्तु को कहां रख रहा है, अरे भाई वस्तु कहां रखी है, फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस और यहां रखिए वस्तु, स्थिति नंबर 6 पर रखिए, स्थिति नंबर 6 पे रखिए वस्तु। क्यों तुक्का मार रहे हो भाई। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बन जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। आपको मैं बता दूं, जब निषेचन की क्रिया होती है पौधे में, जब निषेचन की क्रिया होती है प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है, सुनो, जैसे यहां से आया पराग कण, पराग कण, ये पराग कण यहां आके गिरेगा। पराग कण कहां आके गिरेगा, बढ़ती काग्र पे आके गिरेगा। समझना बात को, बढ़िया पॉइंट है, बढ़ती काग्र पे आके गिरेगा। अब यहां से एक नली बनती है, एक नली बन जाती है दोस्तों। यहां से एक नली बन जाती है, इसको पराग नली बोलते हैं, पराग नली बोलते हैं। इसके द्वारा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पराग कण है ये बीजांड से आके मिल जाता है, बीजांड से आगे मिल जाता है दोस्तों। ये जो पराग कण है, ये पराग कण जो है ये आके बीजांड से मिल जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब यहां पे निषेचन की क्रिया हो जाती है। इसके बाद अब कहानी ये है, यहां पे देखो, ये जो अंडाशय वाला भाग है, ये अंडाशय वाला भाग तो फल का रूप ले लेता है, और ये बीजांड वाला जो भाग होता है, ये बीजांड वाला भाग जो होता है ये आगे चलकर बीज का रूप ले लेता है। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, बस चीजों को पकड़ लीजिए। बीजांड से बीज बना देना, बीजांड से बीज बना देना, अपने दिमाग में सेट करना। बीजांड आगे चलकर बीज में बदल जाएगा और अंडाशय जो है वो फल में बदल जाएगा। जबकि प्यारे विद्यार्थियों, बाहरी दलपुंज और दलपुंज जो है वो हट जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है, फल का कौन फल कौन बन रहा है, अंडाशय। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ओवरी या अंडाशय। चमन सिंह, मैंने आपका कोर्स भी लिया है, यूट्यूब पे क्लास भी रोज लेता हूं, आपकी कृपा से पढ़ाता भी हूं स्कूल में। बहुत बढ़िया मेरा भाई, आप तो गुरुजी बन गए, इससे अच्छी चीज क्या होगी। ऐसी बात नहीं है, हम भी यार आप ही के जैसे हमें, हम पढ़ते भी है, स्कूल में भी पढ़ाते हैं, आपको भी पढ़ा लेते हैं। तो मेरा भाई सीखिए आराम से, हम सब एक ही चीज है, आप भी पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ रहे हो, और अच्छे रहो। हरकेश भाई कमेंट ये क्यों बार बार चेंज कर रहा है यार। बस आपसे यही निवेदन है, जितने भी भाई लाइव आते हैं वो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अरे यार अब ये कास्ट मास्ट मत पूछा करो यार, आप पढ़े लिखे क्या कास्ट होती है। पंकज यादव जी, सर आप कौन सी कास्ट के हैं, क्या कास्ट होती है, आदमी की कोई कास्ट होती है क्या यार, है।
आप शिक्षित आदमी होते हुए आप ऐसा क्वेश्चन करते हो, है ना, एक टीचर से कि आपकी कास्ट क्या है। टीचर की कोई कास्ट नहीं होती मेरा भाई, और मैं तो कहूं इस मनुष्य की कोई कास्ट ही नहीं है, और वो ही मनुष्य है। आप किसी का भी चीरा लगा, सबके एक जैसा खून है ना। तो कोई नहीं, अच्छे रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, कास्ट का क्या करना है। ठीक है। एक परिपथ में 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, विभवांतर का मान है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट विभवांतर का मान है, और 3 प्रतिरोध R1, R1, R2 और R3। R1 का मान 2 ओम है, R2 का मान 3 ओम है, और R3 का मान 6 ओम है, और समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रभावी प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस और धारा का मान ज्ञात करवा रहा है। भैया समांतर क्रम में टोटल रेजिस्टेंस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, लघुत्तम ले डालो 6, 3, 2, 1। प्यारे विद्यार्थियों 1/RT बराबर 6/6। आपको RT निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस फिर 6/6 मतलब 1 ओम। इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम है। साथ में दोस्तों आपको धारा भी निकाल के देनी है। विद्युत धारा I बराबर होता है V/R। V/R। वोल्टेज बताओ कितना है, टोटल वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। प्यारे विद्यार्थियों 10 वोल्ट वोल्टेज है, और टोटल प्रतिरोध लेना पड़ता है 1 ओम। तो यहां पर धारा का मान 10 एम्पियर होगा। प्यारे विद्यार्थियों 1 ओम टोटल रेजिस्टेंस, 10 एम्पियर की धारा होगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहां से प्यारे विद्यार्थियों आपको एक छोटी सी बात का आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, जब प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ते तो वोल्टेज एक जैसा जाता है। तीनों सर्किटों में, जैसे 3 सर्किट है तो यहां पर तीनों जगह वोल्टेज एक जैसा जाएगा, लेकिन धारा जो है ना, ये 10 एम्पियर मेरे भाई, ये धारा तीनों जगह पर अलग अलग बट जाती है। टोटल धारा निकली है ये। तो अगर आप अलग अलग जगह, जैसे मान लीजिए यहां पे धारा निकालनी है, तो धारा निकालने का मतलब होता है कि यहां पे वोल्टेज लो और यही का आर लो। जैसे वोल्टेज कितना है, फिक्स है 10 है, यहां का प्रतिरोध 2 लो, तो यहां की धारा 5 एम्पियर जाएगी। इस वाले पे धारा 5 एम्पियर जाएगी, बढ़ जाएगी, धारा का मान बढ़ जाता है। प्यारे विद्यार्थियों समांतर क्रम में धारा, जैसे मान ले 3 प्रतिरोध लग रहे हैं तो तीनों जगह बढ़ जाएगी। टोटल धारा ये कुल प्रतिरोध है, ये कुल धारा है। वोल्टेज एक जैसा जाता है समांतर क्रम में। देखो यहां पर भी वोल्टेज 10 वोल्ट रहेगा, यहां पर भी 10 वोल्ट रहेगा, यहां पर भी 10 वोल्ट रहेगा। मेरे भाई अगर बुक में कहीं पे आपको गलती नजर आ रही है तो आपको मैं नंबर देता हूं, मुझे बता कहां पर गलती है। कोई डेट को हटा के, और आपको मैंने नंबर दे रखे हैं रावबास वाले भाई, ये रहे मेरे नंबर। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट है, आप मेरे से एक बार बात तो करिए कि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है। ये लो, अगर मान लीजिए आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है ना, और हजारों किताबें, जो गवर्नमेंट की जो किताबें है स्कूलों में चल रही है ना भाई, एनसीईआरटी की, मैं तो कह रहा हूं एनसीईआरटी की किताबों में भी हम आपको गलतियां निकाल के दे दे बोले, तो गलतियां मानव की स्वाभाविक कहानी है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को मेरी किताब के अंदर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी भी चीज को लेके, तो ये नंबर दे रहा हूं, आप मेरे से बात करो, मैं सही कराऊंगा। और दूसरी चीज, मैं रात दिन आपको पढ़ा रहा हूं, आपको जहां भी कोई डाउट लगे आप मेरे से बात करिए, ठीक है ना। भैया अपन पढ़ते क्यों है, कोई चीज हो सकता है गलत लिखा हूं आगे, पढ़ क्यों रहे हैं। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, हमसे पूछो जहां भी डाउट लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 18 नंबर की। प्यारे विद्यार्थियों मस्तिष्क का वह भाग जो सोचने वाला भाग कौन सा है, जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करता है। दोस्तों क्वेश्चन सीधा है एकदम, यहां पर कोई डाउट नहीं है।
आपको, ये तो बहुत सीधा क्वेश्चन है। मस्तिष्क के 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। प्यारे विद्यार्थियों, आप और अंदर चलिए। सोचने समझने का जो काम है वो प्रेमस्तिष्क का होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये काम प्रेमस्तिष्क का है, जिसको हम सेरिब्रम बोलते हैं। सेरिब्रम बोलते हैं, इस शब्द को याद रखना, आगे भी काम में आएगा मेरे भाई। सेरिब्रम ये हमारा अग्र मस्तिष्क का ही पार्ट है। अग्र मस्तिष्क का पार्ट है सेरिब्रम। और यही पार्ट आपके, कोई आदमी कितना बुद्धिशाली है, जैसे बुद्धि है, बुद्धि है, याददाश्त है, तर्क शक्ति है, विचार है, विचार है, अनुभव है, अनुभव है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन सब का कंट्रोलर हमारा सेरिब्रम है, जो कि हमारा अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है। सेरिब्रम इसे कहते हैं दोस्तों, सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, एक ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां पर व्यक्ति कार में बैठा हुआ है और एक सरल रेखा में स्थिर वेग से गाड़ी चला रहा है। स्थिर वेग से गाड़ी चल रही है। यदि कार तेजी से बाईं ओर, प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम एक स्पीड से चल रहे हैं और यदि कार तेजी से बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है, तो व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस दिशा में धक्का लगेगा? प्यारे विद्यार्थियों, यह है न्यूटन की गति का पहला नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम मतलब जड़त्व का नियम। जब हम किसी घुमाव पे कार को ऐसे घुमा रहे हैं तो आप ऐसा लगेगा कि आप बाहर की तरफ एक बल महसूस करते हो। प्यारे विद्यार्थियों, तो इस क्वेश्चन को, जब कार को आपने बाईं ओर घुमाया तो आप दाईं ओर जाओगे, आप दाईं ओर जाते हो दोस्तों। जड़त्व का नियम भैया, जड़त्व का नियम। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम गाड़ी को, आप आराम से, आप मोटरसाइकिल चलाते हो आराम से, प्यारे विद्यार्थियों, ये जड़त्व का नियम है, ये आपकी बात हो रही है, जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 20, एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटपटा है लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पर्यावरण से सभी जानकारी कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की विशेष युक्तियों द्वारा पता लगाई जाती है। आराम से पढ़ो इस क्वेश्चन को। हमारे पर्यावरण से सभी जानकारी कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की विशेष युक्तियों द्वारा पता लगाई जाती है। ये ग्राही सामान्यतः हमारी अंगों में स्थित होते हैं। कहने का मतलब यह है प्यारे विद्यार्थियों, हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि वातावरण से सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। वातावरण से सूचनाओं को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। जैसे साउंड है, तो साउंड को ग्रहण करने के लिए हमारे कानों के अंदर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। आपको गंध का पता लगाने के लिए हमारी नाकों के अंदर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, और स्वाद का पता लगाने के लिए हमारी जीभ के अंदर भी रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपकी, जैसे स्मेल है तो उसको ओलिफैक्टरी हमारी नाकों के अंदर है, वो क्या करेगी? इसको ग्रहण करने का काम करेगी। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो वातावरण से इन चीजों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सीधा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट लगाओ और एक बार जवाब दो, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। चलो, हाँ भाई हरकेश, चलिए एक बार जितने भाई लाइव है सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दो। ये क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, आप एक बार इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं 21 पे नंबर लगाओ भैया। 21 का जवाब कौन कौन दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब कौन कौन दे रहा है? एक बार भाई हरकेश वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और उनको बोल दो लाइव क्लास चल रही है भैया, जुड़ जाओ। थोड़ा आज क्लास क्या लेट हो गई थी, मेरी गलती की वजह से क्लास चालू नहीं हुई, और मैं बच्चों के मैसेज पढ़ रहा हूँ, 20-25 बच्चों के, वो लाइव आ गए थे और क्लास को मैं गो लाइव करना भूल गया भाई साहब, बड़ी गलती हो गई आज।
बच्चों को लग रहा था कि आज शनिवार है, क्लास नहीं होगी, लेकिन क्लास तो हुई है और चल रही है क्लास तो। कल रविवार की छुट्टी रहेगी, है ना। जितने भाई लाइव है, कल रविवार का ऑफ रहेगा, ठीक है। अच्छे रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो। कौन करेगा इस क्वेश्चन को? कौन करेगा इस क्वेश्चन को? भैया हरगिज एक बार और मैसेज छोड़िए, सब बच्चों को छोड़ दो मैसेज, और एक मैसेज एप्लीकेशन पर भी छोड़ दीजिए बच्चों को। एक मैसेज एप्लीकेशन पे भी छोड़ दो बच्चों को कि भैया आ जाओ लाइव क्लास के साथ। डॉक्टर पूजा, ओके भाई। क्या मामला है भैया, हो रहा है या नहीं हो रहा है क्वेश्चन? चलिए दोस्तों मैं बता देता हूं। 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंकी है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, ये गति के समीकरणों की बात हो रही है, गति के समीकरणों की बात हो रही है। आरंभिक वेग, इसका प्रारंभिक वेग जो है ना, वो दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड। ऊपर की ओर फेंक रहा हूं। वस्तु द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ज्ञात करना। दोस्तों जब भी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं, फिक्स है, अंतिम वेग 0 होता है। जी हां, जब भी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं, उसका अंतिम वेग 0 मानना पड़ेगा। यह हमारा काम है मानना। जब भी वस्तु को आप ऊपर फेंकते हो तो यहां पे जी का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। हाइट ज्ञात करनी है। अब सुनो, मेरे पास गति के 3 समीकरण है ऊपर फेंकने के। एक है v बराबर u माइनस जी टी, u माइनस जी टी। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा समीकरण है s या h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये वो 3 समीकरण है जब वस्तु को हम ऊपर फेंकते। बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जब वस्तु को पृथ्वी सतह से ऊपर फेंका जाता है तो एक ही जगह पर माइनस जी चलता है दोस्तों। जब वस्तु को गुरुत्वाकर्षण जो होता है ना, गुरुत्वीय बल, उसके विरुद्ध फेंक रहे हो आप, गुरुत्वीय बल के, तो यहां पर आपको हाइट निकालनी है। तो देखो, पहला समीकरण यूज नहीं कर सकते क्योंकि पहले समीकरण में हाइट है ही नहीं है। समीकरण नंबर 2 यूज कर सकते हो आप, समीकरण नंबर 2 यूज कर सकते हो, लेकिन समीकरण नंबर 2 के लिए मुझे समय चाहिए और क्वेश्चन में समय नहीं दे रखा। समीकरण नंबर 2 मत करो यूज। सुनो बात को, जितने भी नए भाई है इस क्वेश्चन को समझिए। दोस्तों हाइट ज्ञात करनी है, क्वेश्चन में हमारे पास समय नहीं है। जब क्वेश्चन में समय नहीं दे रखा तो एक बार चेक करिए, आप एक बार चेक करिए, शायद समीकरण नंबर 2 का यूज मत करिए। हम यूज करेंगे समीकरण नंबर 3। अंतिम वेग का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर। अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक वेग 10 का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग 10 का स्क्वायर माइनस 2, जी का मान 10 है। हाइट हमें ज्ञात करनी है प्यारे विद्यार्थियों। 0 का स्क्वायर 0 छोड़िए, 10 का स्क्वायर लगाइए 100 माइनस 20h। प्यारे विद्यार्थियों आपको h ज्ञात करना है। 100 में 20 का भाग टेकिए, 100 में 20 का भाग टेकिए, उत्तर होगा 5 मीटर। जी हां दोस्तों, ये हाइट 5 मीटर है। जल्दी से एक बार कमेंट करो, बात समझ में आ गई क्या भैया? मेरा भाई, गति के 3 समीकरण तो ये होते हैं, लेकिन ये नए समीकरण हैं, इनको आप बना लेना। देखो, पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण होता है अपना s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये समीकरण तब लगाते हम बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये समीकरण अपने उस स्थिति में है जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से चल रही है, जैसे कोई बस चल रही है, ट्रक चल रही है, जमीन के लिए कोई चीज जमीन पे चल रही है तो। लेकिन जब वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं ना, तो सभी समीकरण माइनस में चले जाते हैं, एक ही जगह पर माइनस जी। भैया डॉक्टर पूजा को आप परेशान नहीं करें ना।
अच्छा नहीं लाया ना, ऐसे नहीं है भाई मैडम, हमारे बच्चे समझदार है, किसी को नहीं परेशान करेंगे आप। हाँ यादव जी बहुत बढ़िया भाई, क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। फिर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जहां न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे, क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। देखो, जब अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस, इसकी क्षमता दे रखी है 4.5 डायोप्टर, और एक अपसारी लेंस मतलब अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस की क्षमता दे रखी है। एक साथ दोनों को जोड़ना है और इस संयोजन की क्षमता, संयुक्त दोनों को जोड़ के इनकी क्षमता निकालनी है। प्लीज भैया थोड़ा सा ध्यान दो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनना। संयुक्त क्षमता निकालनी है, पावर निकालनी है, तो इसके लिए भैया संयुक्त संयोजन जोड़ के निकाल सकते हो, ज्यादा है तो ज्यादा, दो ही तो दे रखे हैं। अब सुनो दोस्तों, पहला है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो प्लस में होती है, प्लस में 4.5 डायोप्टर, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो माइनस में आती है। ये 3 दे रखी है, आपको प्लस माइनस आपको लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस। ए भाई इसको समझ यार, बात को क्लियर कर देता हूं। उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में आती है, उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में आती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता हमेशा माइनस में आती है। ये नंबर निशान आपको लगाना पड़ेगा, ये निशान आपको लगाना पड़ेगा। तो आपके पास दो लेंस है, एक उत्तल लेंस है, जोड़ दो 4.5 डायोप्टर, ठीक है, प्लस, लेकिन साथ में यहां पर लगेगा -3 डायोप्टर। प्लस माइनस का ही खेल है प्यारे विद्यार्थियों। इस तरह से संयुक्त लेंस की जो क्षमता होगी वो 1.5 डायोप्टर आएगी, प्लस में 1.5 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर। भैया प्लस माइनस का ही खेल है यहां पर। संयुक्त लेंस की क्षमता, लेकिन यहां पर आपको देखो ऐसे समझो, एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है, इनकी क्षमता आपको दे निकालनी है, इनकी दोनों की संयुक्त क्षमता निकालनी है। लेकिन इसकी क्षमता प्लस में आती है, इसकी क्षमता प्लस में है 4.5 डायोप्टर, और इसकी क्षमता माइनस में है 3 डायोप्टर। इस तरह से इनकी संयुक्त क्षमता आपको निकालनी है, ये आएगा प्लस में 1.5 डायोप्टर, इसका जवाब बनेगा। भैया प्लस माइनस का ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं, प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है? भाई तुक्का मत दो, ये क्वेश्चन जब पेपरों में आते ना तो दिमाग की बत्ती जल जाती है, इन पे तुक्का मत दो, शब्दों को समझिए प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है? प्यारे विद्यार्थियों, एक समान वृत्तीय गति, इसका मतलब है जब कोई वस्तु एक समान गति के साथ में घूम रही है, जैसे हमारी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, हमारी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति एक समान। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो गति कर रहा है, हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर गति कर रही है, इसको बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति के ये उदाहरण है। प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक उपग्रह है, तो ये है इसका सही उदाहरण। निम्नलिखित में से क्या जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने में सहायता करता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। बिल्कुल भाई भूपेंद्र कुमार जी, बिल्कुल जिंदाबाद मेरा भाई, थोड़ा सा पढ़ लो है ना, थोड़ा क्या है उससे चीजें क्या डाइवर्ट होती है, आप यार समझदार हो। देखो, निम्नलिखित में से क्या जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने में सहायता करता है? भाई इस क्वेश्चन को आप समझिए, इस पे तुक्का मत दो। दोस्तों,
निम्नलिखित में से क्या जल तथा जल में घुले हुए खनिजों का अपशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने में कौन सहायता करेगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब बाष्पोत्सर्जन होता है दोस्तों। बाष्पोत्सर्जन के लिए ही तो प्यारे विद्यार्थियों जब पत्तियों में से पानी वाष्प बन के उड़ेगा तो वहीं से ये प्रक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। नहीं मेरे भाई, इस क्वेश्चन का सही जवाब बाष्पोत्सर्जन ही है। ओके भाई भूपेंद्र भाई, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है, शीतल जल या गर्म जल से क्रिया नहीं करती है? टॉप क्वालिटी में रख लेने इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को एकदम टॉप क्वालिटी में रख लेना प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों ठंडे जल के साथ क्रिया करती है, तीव्र गति के साथ क्रिया करती है ठंडे जल के साथ। इसके बाद पोटेशियम सोडियम, कैल्शियम जो है ना ये भी ठंडे जल से क्रिया करता है लेकिन थोड़ी धीमी गति के साथ। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया। अब आता है आपका मैग्नीशियम का नंबर। किसका नंबर आता है? मैग्नीशियम का। अब मुझे आप बताइए मैग्नीशियम कैसे जल के साथ क्रिया करता है? ठंडे, गरम, जल, भाप, किसके साथ रिएक्शन करता है? एक मिनट और रुक जाओ। कैल्शियम का तो लिख दिया ठंडे जल से, ठीक है। अब मैग्नीशियम जो है ये ठंडे जल से क्रिया नहीं करता है, गर्म जल से करता है, गर्म जल से क्रिया करता है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक और एफी, गोला लगा लो इन तीन के। ये तीन धातु ऐसी है जो स्ट्रीम या भाप के साथ क्रिया करती है। ये भाप के साथ क्रिया करता है, ये ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करता, ये गर्म जल के साथ क्रिया नहीं करती है। प्यारे प्यारे मेरे विद्यार्थियों, एल्यूमिनियम, जिंक और एफी तीन धातु ऐसी है ये तीनों स्ट्रीम या भाप के साथ क्रिया करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है एल्यूमिनियम। मेरे भाई प्लीज इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, काम में आएगा। देख, पोटेशियम और सोडियम ठंडे जल से थोड़ी स्पीड के साथ क्रिया करते हैं, तीव्र गति से। कैल्शियम भी ठंडे जल से, लेकिन इसकी स्पीड इनकी बजाय थोड़ी धीमी होती है। मैग्नीशियम ठंडे जल से क्रिया नहीं करता, ठंडे जल से क्रिया नहीं करता, गर्म जल से क्रिया करता है। और नीचे वाली तीन धातु जो है ना ये स्ट्रीम के साथ रिएक्शन करती है, बहुत काम की चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को चेक करिए। देखो दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, हम यहाँ पे 1-1.5 घंटे के लिए आते हैं और शायद देखो आपको पता है ये जो पूरा सिस्टम है ये है पढ़ाई का, है ना। देखो मैं तो आपसे पर्सनली कह रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है। ये पूरा सिस्टम पढ़ाई का है और मैं चाह रहा हूँ कि इसको आप पढ़ाई की तरह ही पढ़ लीजिए भाई। राजनीति और ये वाली जो चीजें है थोड़ा सा यहाँ नहीं करोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसके लिए चाहो तो हम पर्सनल मैं लाइव आ जाऊंगा। मैं ये आपसे कह सकता हूँ इस चीज के लिए मैं पर्सनल लाइव आ कराऊंगा, लेकिन वो चीजें थोड़ी सी यहाँ पर अगर चलती क्लास में क्या बहुत सारे बच्चे, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई कहाँ से है, तो उस चीज को थोड़ा सा अभी आप रोकिए। मैं तो आपसे यही कहूंगा
भाई इसके लिए मैं पर्सनली लाइव आ जाऊंगा, बस ये कर सकता हूं, है ना। तो थोड़ा सा एक बार आप पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी का बाद में बात करेंगे। दोस्तों, दी गई अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस रूप में है। आपको थोड़ा सा ये रिएक्शन है जो आपको समझनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, यहां पर सोडियम सल्फेट की क्रिया, ये क्रिया याद करके रखना, आगे भी काम में देगी। क्यों काम में देगी अभी बता रहा हूं। सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो दोस्तों ये बनता है बेरियम सल्फेट। ये एक तो बनता है हमारे पास में बेरियम सल्फेट, और एक बनता है NaCl, एक बनता है हमारे पास में NaCl। NaCl। प्यारे विद्यार्थियों, जिस भाई को ये अभिक्रिया याद है, मैं तो कह रहा हूं कि इस अभिक्रिया को एकदम याद करके बैठ जाना, क्योंकि ये अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन में दो उदाहरण हमेशा हमेशा याद करके बैठ जाना, नहीं तो पछताओगे। नंबर 1, देखिए सोडियम तो चला जाएगा, सोडियम तो चला जाएगा बेरियम की जगह पर, और बेरियम आ जाता है सोडियम की जगह पर, बेरियम आ जाता है सोडियम की जगह पर, है ना। तो ये आयंस का ट्रांसफर हो रहा है यहां पर, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब इसमें से पूछ रहा है ठोस रूप में कौन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर पहली बात तो देखो बन क्या रहा है, कहां नमक दे रखा है क्या, देखो नमक भी दे रखा है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो ये जो पदार्थ है ना बेरियम सल्फेट, ये जल में अघुलनशील पदार्थ है। बेरियम सल्फेट ये जल में अघुलनशील है, जल में अघुलनशील है बेरियम सल्फेट। जी हां, यही इसका जवाब है, बेरियम सल्फेट। ये हमारी एनसीईआरटी का ही उदाहरण है द्विविस्थापन वाला। अब एक बात बताओ दोस्तों, आपने कभी अगर इस उदाहरण को अच्छे से देखा होगा, तो यहां पर एस लिखा होता है, मतलब ये सॉलिड अवस्था में है, और ये ए क्यू। मेरे भाई कितने स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक लाइन थोड़ा सा रुकिए, आप मुझे इतना सा बताओ कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज की लाइव क्लास लिए एप्लीकेशन के ऊपर। प्लीज थोड़ा सा, बस मैं आपसे 1 मिनट का समय ले रहा हूं। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है, इनमें से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो एप्लीकेशन पे आज की लाइव क्लास ली है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की लाइव क्लास के अंदर हम रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। जी हां, मेरा लाइव बैच चल रहा है शाम को 6 बजे से। मैं उन्हीं बच्चों से बात कर रहा हूं जिसने भी लाइव क्लास ली है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको यह बताया था कि आज की कहानी है ये, कि जब हम अभिक्रिया लिखते हैं ना, तो इनकी अवस्थाएं लिखनी पड़ती है। कि बेरियम सल्फेट के यहां एस लिखा होता है, मतलब बेरियम सल्फेट एक सॉलिड अवस्था में है, जबकि नमक पानी में घुला हुआ है, ये एक्वस अवस्था में है। नमक यहां पर प्यारे विद्यार्थियों, जब ये क्रिया होती है ना, तो नमक का जलीय घोल होता है, जल के साथ विलयशील होता है, तो यहां एक्वस यहां लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में ये चीज है ना जो, तो ध्यान रखना भाई, आपसे सॉलिड पूछ रहा है, लगेगा तो ऐसा कि नमक भी तो ठोस है, लेकिन यहां पर जब इस क्रिया को आप देखोगे, तो इस क्रिया के अंदर यहां पर एक्वस शब्द का प्रयोग हो रखा होता है, क्योंकि ये कोई एक्वस का मतलब है कोई चीज जल में घुली है। हरकेश, ये डॉक्टरनी को लगाओ ब्लैक लिस्ट में। ओके ओके, ये डॉक्टरनी को लगाओ ब्लैक लिस्ट में। इसका यहां क्या काम है डॉक्टरनी का, यहां तो सब रेल मंत्री है, रेल मंत्रियों के बीच में डॉक्टरनी को हटाओ। हाँ, लगा लगा, इसको ब्लैक लिस्ट में लगा डॉक्टरनी को। डॉक्टरों का क्या काम है, यहां तो पूरे रेल मंत्री है पूरे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, और प्लीज आज फिर आपको एक छोटी सी बात क्लियर करा रहा हूं। जितने भी मेरे भाई लाइव है, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर पढ़ो, तो आज तक हम केवल इतना सा पढ़ते हैं
कि अभिक्रिया पढ़ के छोड़ देते हैं। आप एक बार पेपर देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे ना भाई, ये तो ठीक है आपने तुक्का मार दिया जो भी है, लेकिन मैं दावा कर रहा हूं 100 में से 99% बच्चों को नहीं पता था कि इस अभिक्रिया में नमक एक्वस स्टेज में रहता है, नहीं पता होता है भाई साहब। चलो 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी पर मुक्त अवस्था में पाई जाती है? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ज्यादा समय खराब मत करिए। सोना, चांदी और प्लेटिनम। सोना, चांदी और प्लेटिनम। सोना, चांदी और प्लेटिनम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये सोना है, ये चांदी है, ये प्लेटिनम है। सोना, चांदी और प्लेटिनम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है? प्यारे विद्यार्थियों, वाष्पीकरण मतलब पानी वाष्प बन के उड़ना। तो अगर किसी चीज का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, ऐसे ऐसे समझो, कोई कपड़ा है, कोई तौलिया है, आपने ऐसे कैसे पटक दी गोल करके, जल्दी से नहीं सूखेगी। लेकिन अगर उसी तौलिया को हम फैला के सुखा देते हैं, तो वो थोड़ा सा जल्दी से सूख जाएगा, क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, यदि रक्त एक संयोजी ऊतक है, जी हां सबको पता है, ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। भैया एक ही एक पोस्ट को क्यों कॉपी पेस्ट कर रहा है सचिन? पीसीएम से फॉर्म भरा है, एक पोस्ट सिकंदराबाद में, ये वो है, क्यों एक ही चीज को है? तैयार बैठिए, मेरी टीम का काम ये ब्लैक लिस्ट में डालने का। तो यार एक ही कमेंट को बार बार जरूरत हो? ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जिनको पढ़ते हुए 6 महीने हो गए, एक सिंगल कमेंट नहीं किया, ऐसे ऐसे स्टूडेंट है। और आप, गुरु जी मैं फोलम खांचे भलू, गुरु जी मैं लोटी खा लू, गोबर खा लो आप। जो तो खुद को पढ़े लिखे बता रहे हो। ऐसे ऐसे स्टूडेंट है चैनल के ऊपर जिन्होंने 6 महीने हो गए कोई कमेंट नहीं कर रहा, वो पढ़ते हैं। और यहां गुरु जी फॉर्म कहां से भरू? अरे क्यों तैयारी कर रहा है तू? कुएं में कूद जा जाके, जब तुझे यही नहीं पता फॉर्म कहां से भरू मैं। गुरुजी उस पूछ रहा है फॉर्म कहां से भरू, गुरुजी लेटरिन कब जाऊं। अरे ये तो यूट्यूब है, नहीं तो कोई 2 लाख देता तुम्हारे। ये क्या है, ये फ्री में चल रहा है। और इसी को अगर मैं एप्लीकेशन पे जाके सॉल्यूशन करा दूंगा ना कहीं, तो यही चीज आपको 500 रुपए में पढ़नी पड़ेगी। दुनिया भर के पेपरों का सॉल्यूशन करा रहे हैं, है ना? समय खर्च हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रही है। और यहां आके गुरुजी मैं फॉर्म कहां से भरू, गुरुजी मैं टेक्नीशियन का, गुरुजी मैं ये कैसे करूं। हाँ एक बार ये देख लो, वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। इसको सही कह रहा है वो, सी टेक करो। मैं बोल यही रहा था कि अगर किसी चीज का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जी हाँ, ये बिल्कुल मैंने बोला यही था, मैंने बोला यही है। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है तो अस्थि, कल बात हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, रक्त भी संयोजी ऊतक है। देखो ये शब्द याद कर लेना, रक्त भी संयोजी ऊतक है, लसीका भी संयोजी ऊतक है, अस्थि भी संयोजी ऊतक है, उपास्थि भी संयोजी ऊतक है, लिगामेंट भी संयोजी ऊतक है, टेंडन या कंडारा ये भी संयोजी ऊतक है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों एडिपोज ऊतक जो है ये भी
संयोजी ऊतक का ही भाग है। जी हाँ, ये बात लिख लो कॉपी में, ये जो भी नाम मैंने बोर्ड पर लिखे हैं ये संयोजी ऊतक के ही पार्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इनका भी बंटवारा कर रखा है, जैसे इसको आप क्या बोलते हो, तरल संयोजी ऊतक, ये है आपके कंकालीय ऊतक, ये आपके जर्नली ऊतक माने जाते हैं, सामान्य ऊतक। अगला, निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन सामान्य होता है? ये इतना तगड़ा क्वेश्चन है भाई साहब, आदमी की बत्ती जल जाए। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ के देख लीजिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इतने लेवल का क्वेश्चन है और है एनसीईआरटी से, बहुत गहराई से पूछा है। दोस्तों पहली बात तो ये अलैंगिक जनन की विधि है। आपने कक्षा 10वीं में ये चैप्टर है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक तो होता है द्विविखंडन, एक तो होता है द्विविखंडन, मेनली अमीबा और पैरामीशियम में चलता है। एक होता है खंडन विधि के द्वारा स्पाइरोगायरा, और एक होता है बहुविखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भाई तीन शब्द है, प्लीज ये तीनों शब्दों को एक बार पकड़िए। कुछ भाई लिमिट से ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना पेपर में भाई साहब बत्ती जल जाएगी। तीन शब्द है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम, इनमें द्विविभाजन बोल सकते हो या द्विविखंडन विधि के द्वारा। स्पाइरोगायरा में खंडन विधि चलती है और प्लाज्मोडियम के अंदर बहुविखंडन विधि चलती है। दोस्तों अब आपको एक चीज बता दूं, मैं यहां पर जो बात हो रही है ये खंडन वाले की बात हो रही है, और खंडन के अंदर जो मेनली उदाहरण आता है वो है स्पाइरोगायरा। प्यारे विद्यार्थियों स्पाइरोगायरा, और स्पाइरोगायरा जो है ना ये बहुकोश के जीव है। भाई नहीं पता होता है, किसी को नहीं पता होता है तो मैं तो आपसे ये कहता हूं कि आपको पता है, तीन नाम याद करो, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना और प्लाज्मोडियम। देखिए देखिए, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, प्लाज्मोडियम, ये चारों एक कोश के जीव है। तो खंडन विधि जो है स्पाइरोगायरा पर लगती है, और स्पाइरोगायरा बहुकोश की है। तो सभी बहुकोश के जीवों में, एक कोशिकीय में तो ये लगेगी नहीं, कुछ बहुकोश के जीवों में, केवल कुछ एक कोशिका में तो लगेगी नहीं। अब एक मिनट इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब इन्होंने माना है। भाई सुन, अब देखो केवल कुछ बहुकोश के जीवों में। अब मैं आपको प्लीज, जितने भी भाई मेरे लाइव है ना, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट में यहां लगाना चाह रहा हूं। प्लीज आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं एक स्क्रीनशॉट आपका लगाना चाहता हूं। रुक जाओ, इसको बोलते हैं एनसीईआरटी। एक मिनट का समय दे दीजिए बस। एक मिनट का एक समय दो मुझे। एक डायग्राम है जो मैं एक मिनट का समय चाहिए बस। एक एनसीईआरटी का एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको बताऊंगा, और मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा, खंडन निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन सामान्य होता है। मेरा भाई इस क्वेश्चन को देख कितनी गहराई से पूछा है, ये तुक्का देने वाला क्वेश्चन नहीं है। इसलिए हम तो आज भी आपसे ये कह रहे हैं ना कि इस एनसीईआरटी नाम की कोई चीज है ना, तो इसको ऐसा पढ़ो भाई। और देखो हमने ऐसे ही इसको पढ़ रखा है, देख हम कैसे पढ़ते हैं। मैं तो कह रहा हूं आप भी ऐसे ही कोशिश करो। देख भाई प्लीज रुक जा, इसको बोलते हैं एनसीईआरटी। फिर कह रहा हूं देख कहां कहां हम पढ़ती टाइम पे मोस्ट लगाते हैं, हम पढ़ती टाइम पे कहां कहां मोस्ट लगाते, इस बात को समझो। देखो प्लीज मेरे भाई, बात समझ में आए तो लाइक करना, नहीं तो छोड़ के भाग जाना। देख कुछ एक कोष के जीवों में, कुछ एक कोष के जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरण के लिए कालाजार में के रोगाणु लिस्मानिया में, कालाजार रोग का नाम है। लिस्मानिया में कोशिका के एक सिरे पर
कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीव में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे एक अन्य एक कोष के जीव एक साथ अनेक संततियों का विभाजन करता है, बहु विखंडन इसमें चलता है। दूसरी ओर यीस्ट का हो गया इसमें, ठीक है। ये पूरा दे रखा है इन्होंने, कहां पे एक कोष की है, कहां पे बहु कोष के। अब देखो आपका क्वेश्चन ये रहा, देखो देखो यहां से समझो। सरल संरचना वाले बहु कोष के जीवों में ये लगा रखा मोस्ट कि सरल विधि कार्य करती है। उदाहरण के लिए स्पाइरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और ये टुकड़े अथवा खंड वृद्धि करके नया जीव विकसित कर लेता है। प्यारे विद्यार्थियों, परंतु यह सभी बहुकोष के जीवों के लिए सत्य नहीं है। ये जो विधि है ना, खंडन विधि, ये सभी बहुकोष के जीवों के लिए सत्य नहीं है। दोस्तों बात को समझना, तुक्का मत दो। देखिए होता क्या है, बात हो रही है खंडन विधि की। प्यारे विद्यार्थियों, खंडन विधि मेनली आती है स्पाइरोगायरा के अंदर। स्पाइरोगायरा एक बहुकोष के जीव है। खंडन विधि का मतलब है शरीर के खंड हो जाते हैं और हर एक खंड से नया जीव बन जाता है, हर एक खंड से नया जीव बन जाता है। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि ये जो खंडन विधि है ये सभी बहुकोष के जीवों के लिए सत्य नहीं है। ये विधि जो है ना, खंडन विधि जो यूज कर रहे हो, ये सभी बहुकोष के जीवों पर लागू नहीं होती है। और देखो क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन सामान्य होता है? खंडन विधि किस पर लागू होती है? केवल कुछ बहुकोष के जीवों में, कुछ बहुकोष के जीवों पर ही खंडन विधि लगती है दोस्तों, सब पे नहीं लगती है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसलिए एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, पूरी ताकत से पढ़ो और एनसीईआरटी में हर शब्द पर भैया गहराई से पढ़ो, नहीं तो आप पे तुक्का जरूर दे के आओगे आप, ये पक्की बात है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक को खोजा था? प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक को खोजा था? परमाणु के नाभिक को खोजा था, परमाणु के नाभिक को खोजा था। इसको तो जल्दी से टिक कर दीजिए। 1911 में कहा गया? रदरफोर्ड। परमाणु के अंदर नाभिक की खोज 1911 का जो प्रयोग था रदरफोर्ड का, उसके द्वारा खोजी गई। यदि कोई मशीन 4 सेकंड में, समय का मान जो है वो 4 सेकंड दे रखा है, समय का मान 4 सेकंड है, 500 जूल कार्य करता है, कार्य का जो मान है वो 500 जूल है। शक्ति ज्ञात करो, शक्ति P बराबर W/T होती है। कार्य आपका 500 जूल है, समय 400 सेकंड है, 125 वॉट हो जाएगा, शक्ति का मान हो जाएगा 125 वॉट। हेलो हेलो, क्वेश्चन नंबर 33, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इस पे भी बहुत सारे भाई तुक्का मारेंगे। किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो अपने गुणों को बनाए रखता है क्या कहलाता है? शायद इसमें कहीं परमाणु होता तो हम ढूंढते सबसे पहले उसको। किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो अपने गुणों को बनाए रखता है, अणु कहलाता है भाई। अपने गुणों को बनाए रखता है, अणु कहलाता है। अच्छी परिभाषा, ऐसे के ऐसे ही याद कर लो। निम्नलिखित में से कौन
सुकड़ता और शिथिल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है। इनमें से एक विशेष प्रकार की प्रोटीन भी इनमें पाई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सी ऐसी चीज है जो सिकुड़ती है, फैलती है, जिसकी वजह से हम गति करती है? ऐसा हो रहा है हमारी मांसपेशियों में। मांसपेशियों में सिकुड़न और फैलाव होता है, और हमारी मांसपेशियों में प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होगा एक्टिन व मायोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हमारी मांसपेशियों में एक्टिन व मायोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हमारी मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639। यूकैरियोट में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है और यह कोशिका के जीवन की प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है? एक बार वापस पढ़ो क्वेश्चन को। यूकैरियोटिक कोशिका, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक होता ही नहीं है, एक है यूकैरियोटिक में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली? आपको बता दूं, दोहरी झिल्ली, राइबोसोम में तो झिल्ली होती ही नहीं है, ठीक है। अंतःप्रदपी जालिका एक सिंगल झिल्ली से होता है। प्लास्टिडिया लवक, ये आपके प्लास्टिडिया लवक पादपों में है। तो कोशिका द्रव, जैसे ये हमारी कोशिका है, कोशिका में पाया जाता है केंद्रक, केंद्रक होता है दोहरी झिल्ली, और यही है जो पूरे कोशिका में जितनी भी क्रिया होती है, ये आपका जो केंद्रक होता है, ये ही कोशिका में होने वाली क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। इसी को कोशिका का सीपीयू भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है केंद्रक। यहां लिखा है देखो, कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। मतलब कोशिका के अंदर, इसकी भाषा थोड़ी ऐसी चुनी इन लोगों ने, केंद्रक का काम है कोशिका के अंदर जितनी भी जैविक क्रिया होती है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। अंतःप्रदपी जालिका एक कोशिकीय झिल्ली से बना होता है, ये डबल लेयर में नहीं है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः निम्नलिखित में से किस इकाई में? प्यारे विद्यार्थियों, द्रव्यमान की जो यूनिट होती है, द्रव्यमान की जो नई यूनिट है वो तो यूनिफाइड होती है। जैसे अपन कार्बन का लिखते हैं, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 यूनिफाइड, लेकिन इसी का पुराना नाम जो है ना वो एएमयू, ये है एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू को हम यूनिफाइड बोल रहे हैं, एएमयू को हम यूनिफाइड बोल रहे हैं। कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं? ये भी क्वेश्चन ये जनन वाले चैप्टर से उठाया है। अभी जो मैं आपको बता रहा था कक्षा 10वीं का जो अलैंगिक जनन वाले 2 पन्ने हैं, आपसे फिर कह रहा हूं, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का जो रिप्रोडक्टिव जनन वाला पार्ट है ना, उसमें अलैंगिक जनन, उसको आराम से उसकी एक एक लाइन पढ़ लीजिए दोस्तों। पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। भैया पहली बात तो मुकुलन जो विधि लगती है ना, मेनली वो आपको कहां देखने को मिलती है? हाइड्रा में देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है? हाइड्रा में। विभक्त ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिकल्पना करने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ परमाणु का ग्रहीय मॉडल किसने विकसित किया था? प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है, कहते हैं कि परमाणु की जो स्ट्रक्चर है, पहले तो सबसे पहले जे थॉमसन ने बता दी थी, उसके बाद में नील्स बोहर ने बताई थी। फिर सेकंड नंबर पे सबसे पहले आया जे थॉमसन ने 1904 में परमाणु की संरचना बताई थी। नंबर 2 पे आया था रदरफोर्ड, 1911 में इन्होंने स्ट्रक्चर बताई थी परमाणु के बारे में। इसके बाद आया था नील्स बोहर, नील्स बोहर ने 1913 में परमाणु की स्ट्रक्चर बताई थी। मेंडलीव का यहां पर कोई लेना देना नहीं है। अब कहानी यह है कि परमाणु मॉडल ये किसने दिया था? ग्रही परमाणु मॉडल, ये इसको बोलते हैं। ग्रही मॉडल किसे कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, ये मॉडल दिया था नील्स बोहर ने 1913 में। कहते ये रहा नाभिक, नाभिक में 2 मूल कण हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर ये निश्चित ऊर्जा की कक्षाएं होती है। ये जो के एल एम एन, इन कक्षाओं के बारे में, ये जो ऊर्जा स्तर या कक्षाओं के बारे में ये बात बताई थी नील्स बोहर ने। भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं के बारे में ग्रहीय मॉडल, ग्रह ऐसे ही तो करते, ये सूर्य हो गया और उसके चारों ओर ये ग्रह उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। भाई ये तो सूर्य हो गया जिसको हम नाभिक बोल रहे हो, और ये ग्रह उपग्रह हो गए जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इसका नाम था ग्रहीय मॉडल, इसे कहते हैं। नील्स बोहर ने बताया था ये। देखिए ये कक्षाएं हैं, और
ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है और ये 4, इनके अंदर ही इलेक्ट्रॉन क्या है, अपना अपना चक्कर लगाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म प्राकृतिक अवस्था में, देखिए ये क्वेश्चन फिर एकदम सीधा है लेकिन इसकी भाषा चेंज की है। प्यारे विद्यार्थियों, सक्रियता श्रेणी को जब हम पढ़ते हैं 4 से 5 बार हमने ये सक्रियता श्रेणी बना ली, तो कौन सा धातु युग्म मूल अवस्था में, मूल अवस्था बोल दो या मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, बार बार कह रहा हूं, सोना चांदी और प्लेटिनम, सोना चांदी और प्लेटिनम जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। यही इसका जवाब है, भाषा में थोड़ा सा अंतर था। क्वेश्चन नंबर 40, पता नहीं ये कहां से क्वेश्चन आ गए। कुल्हड़ मिट्टी से बने डिस्पोजल कप होते हैं, थोड़ा विचार करने पर ज्ञात होता है कि इन कुल्हड़ों को बड़े पैमाने पर बनाने से क्या, भैया जय हो, ये पता नहीं कुल्हड़ कहां से आ गया, ये कोई जीके का क्वेश्चन आ गया बीच में। अब ये कुल्हड़ तो रहने दो, ये साइंस का क्वेश्चन नहीं है, है ना। तो 39 ही क्वेश्चन इसके करने हैं और पता है इसका आंसर तो है 41वां में ए, उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत खोना, ये है इसका जवाब, उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत खोना। इन कुल्हड़ों को बड़े पैमाने पर बनाने से क्या परिणाम होंगे ये है भाई साहब, क्वेश्चन है जीके का क्वेश्चन मान लो इसको तो। अरे ये कुल्हड़ बना रहा है आप महाराज, आपको पता है ये कह रहा है कि अगर कुल्हड़ बढ़ते ही रहेंगे ना, तो मिट्टी की जो ऊपरी परत है वहां का सबका कुल्हड़ बना देगा, तो हम चाय पी जाएगा कुल्हड़न में। तो दादा मिट्टी की जो उपजाऊ मिट्टी की जो ऊपरी परत है ना, वो खत्म हो जाएगी, कुल्हड़ जो है ना भाई साहब मामला खराब हो जाएगा। तो ये थे आज के पूरे 40 क्वेश्चन और ये इसकी आंसर की आपको मिल जाएगी और ये टेक्नीशियन का पेपर नंबर 2 कंप्लीट होता है। दोस्तों कल संडे है, आराम से कल का क्लास ऑफ रहेगा। इसका जो पीडीएफ है मैंने कल भी डाल दिया है, आज का पीडीएफ मैं अभी अपलोड कर रहा हूं। और किसी को भी साइंस पढ़नी है तो वो प्ले स्टोर से डाबरा क्लासेज ऐप डाउनलोड करके साइंस पढ़ सकते हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से क्वेश्चनों को करते रहिए और अच्छे, कितने क्वेश्चन सही हुए आप मुझे इतना सा बताना ईमानदारी के साथ। 40 तो छोड़ो, अपने 39 में से कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने पढ़े हुए हैं, हो सकता है गलत हो गए हो। ईमानदारी के साथ आप कमेंट करके बताना। जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, तो मुझे आप कमेंट करके बताना कि 39 में से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो किताबों में से आपके देखे देखे से लगते हैं। क्वेश्चन तो गलत हो रहे होंगे लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपकी वजह से। बाकी का मैं कह रहा हूं आज का पेपर में अगर 39 में से 33 क्वेश्चन जिसके भी सही हो रहे होंगे, वो एकदम टॉप क्वालिटी का स्टूडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 3-4 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, आते हुए भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का कल थोड़ा सा क्लास ऑफ रहेगा, अगली क्लास सोमवार को होगी और सोमवार को मैं मैसेज डाल दूंगा आपको। हो सकता है कि सोमवार से आपका जो ग्रुप डी वाले जो पेपर थे, दोस्तों सोमवार से आपके ग्रुप डी वाले जो पेपर है शायद हो सकता है कि उनको भी मैं चालू कर दूंगा। तो मेरा टेलीग्राम है डाबरा क्लासेज के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपको टेलीग्राम पे देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी का मिलते हैं सोमवार को 8 बजे।